मेरा नाम शबाना है, शबाना हाशमी। नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मुस्लिम लड़की का नाम है। जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, पर मेरी कहानी सिर्फ एक मजहब की नहीं, एक लड़की की है जो अपनी पहचान की जंग लड़ रही है। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। इस सफर में कई लोग मिले, कई छूट गए, कई अपने पराये हो गए और कई पराये अपने। पर शायद यही जिंदगी का फलसफा है। मैं पुरानी दिल्ली की उन तंग गलियों में पली बड़ी हूँ जहाँ शाम ढलते ही बिरयानी और कबाब की खुशबू हवा में घुल जाती है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर मैंने अपना बचपन जिया है। अम्मी अक्सर कहती थीं, शबाना बेटी, जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ाई करो। हमारी बिरादरी में लड़कियों की पढ़ाई को अच्छा नहीं समझते, पर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अम्मी खुद मैट्रिक तक पढ़ी थीं। उन दिनों इतनी पढ़ाई भी बहुत होती थी लड़कियों के लिए। अब्बा टेलरिंग का काम करते थे। चांदनी चौक की एक छोटी सी दुकान में बैठकर शेरवानियां सिलते। मेरी दो बड़ी बहनें थीं, रुखसार और नसरीन। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। रुखसार आपा तो 17 साल की उम्र में ही ससुराल चली गई थीं। नसरीन आपा की शादी 18 साल में हुई। दोनों के बच्चे भी हो गए हैं अब। मैं सबसे छोटी थी। 3 बहनों के बाद एक भाई हुआ था, इरफान। वही घर का चिराग था। अब्बा का सपना पूरा हुआ था। बेटे के आने के बाद अम्मी ने सोचा था कि अब शायद अब्बा मुझे भी पढ़ने देंगे, पर हुआ उल्टा। इरफान के आने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। मुझे याद है, मैं जब 8वीं क्लास में थी तब मेरी उम्र 13 साल थी। चाची ने पहली बार अम्मी से कहा था, बड़ी हो गई लड़की, अब घूंघट करवाओ और घर के काम सिखाओ। पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर तो ससुराल ही जाना है। अम्मी ने उस दिन चाची को कुछ जवाब नहीं दिया था, पर रात को मुझे अपने पास बिठाकर कहा, शबाना, दुनिया कहेगी कि लड़की को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर काबिल बने। मेरी बाकी बेटियों को तो मैं नहीं पढ़ा पाई, तू ही मेरी उम्मीद है। अम्मी के इन शब्दों ने मेरे दिल में आग लगा दी थी। मैंने ठान लिया कि पढ़ाई करके ही रहूंगी। स्कूल में हमेशा अव्वल आती। मेरे नंबर देखकर प्रिंसिपल मैडम भी हैरान रह जाती। वे कहती, शबाना, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मेहनत करती रहो, एक दिन जरूर कामयाब होगी। 10वीं की परीक्षा में मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया। 92% अंक आए थे मेरे। उस दिन अब्बा की दुकान पर सबने मिठाई बांटी। अब्बा ने पहली बार मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश बेटी। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। पर खुशियां हमेशा देर तक नहीं टिकती ना। अगले ही हफ्ते चाचा चाची ने आकर अब्बा को समझाना शुरू कर दिया, भाईजान, लड़की अब सयानी हो गई है, स्कूल कॉलेज में मना करो। मोहल्ले में लोग बातें करने लगे हैं, आखिर बिरादरी में हमारी इज्जत भी तो है। अब्बा पर दबाव बढ़ने लगा। कभी रिश्तेदारों के ताने, कभी मोहल्ले वालों की बातें। हर कोई यही कहता, लड़की है, ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या करोगे, शादी करो और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। लेकिन अम्मी डटी रहीं। उन्होंने अब्बा से साफ कह दिया, जब तक शबाना ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर लेती, मैं उसकी शादी का नाम नहीं सुनूंगी। अब्बा भी अम्मी की जिद के आगे कुछ नहीं बोल पाए। मैंने सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अंग्रेजी ऑनर्स में। किताबों से मुझे बहुत लगाव था। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं की किताबें पढ़ती। कॉलेज की लाइब्रेरी मेरी पसंदीदा जगह बन गई थी। कॉलेज में पहली बार मैंने बाहर की दुनिया को करीब से देखा। हिंदू, सिख, ईसाई सब धर्मों की लड़कियां साथ पढ़ती थीं। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने भी सबसे दोस्ती की। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी राधिका। वो हमारी क्लास की सबसे हंसमुख लड़की थी। राधिका के घर जाना, उनके त्योहारों में शामिल होना, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। राधिका की माँ मुझे बहुत प्यार करती। वे कहती, शबाना, तुम्हारी आंखों में कुछ कर गुजरने की चमक है, इस चमक को कभी बुझने मत देना। ग्रेजुएशन के आखिरी साल में एक दिन मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। रिक्शे से उतरकर जैसे ही गली में घुसी, चाची की आवाज सुनाई दी। वो हमारे पड़ोसी आंटी से कह रही थी, शबाना अब BA फाइनल में है, इसके बाद तो शादी कर ही देनी चाहिए। बिरादरी में एक लड़का है, दुबई में जॉब करता है, अच्छा रिश्ता है। मेरे पैर जमीन पर ही रुक गए। शादी, यह शब्द मेरे लिए हथौड़े की तरह था। मैं अभी पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, MA करना चाहती थी, प्रोफेसर बनना चाहती थी, और ये लोग पहले से मेरी शादी की योजना बना रहे थे। अगले कई दिनों तक मैं उदास रही। अम्मी ने पूछा तो बता दिया कि चाची क्या कह रही थीं। अम्मी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन इस बार मामला आसान नहीं था। एक दिन अब्बा ने मुझे बुलाकर कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ने की आजादी दी, लेकिन बहुत हो गया।
अब रिश्तेदारों के ताने सुनते सुनते थक गया हूँ। एक रिश्ता आया है, नदीम नाम है लड़के का, दुबई में इंजीनियर है, अच्छा कमाता है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, अब्बा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे आगे पढ़ना है, मैं एमए करना चाहती हूँ। एमए? लड़कियां एमए करके क्या करेंगी? तुम्हें तो घर ही संभालना है, शादी के बाद अगर तुम्हारे पति चाहेंगे तो पढ़ लेना। अब्बा का स्वर सख्त था। अम्मी किचन से बाहर आईं और बोली, आप उसकी बात तो सुनिए, अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा आज तक, बस यही मांग रही हूँ। अब्बा ने जवाब दिया, तुम ही तो इसे बिगाड़ रही हो, बाकी बेटियों की तरह ये भी घर बसा ले तो अच्छा है। मैंने तय कर लिया है, अगले महीने बात पक्की हो जाएगी। वो रात मैं सो नहीं पाई। मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्यों लड़कियों के सपने हमेशा शादी के नाम पर कुचल दिए जाते हैं? क्यों हर लड़की की मंजिल सिर्फ ससुराल ही होती है? अगले दिन कॉलेज जाते समय राधिका से सब बताया। वो बोली, शबाना तुम हार मत मानो, हम कुछ सोचेंगे। मेरी दीदी एक एनजीओ में काम करती हैं, वे महिलाओं के हक के लिए लड़ती हैं, चलो उनसे मिलकर बात करते हैं। मैं उसी दिन राधिका की दीदी नेहा से मिली। नेहा दीदी ने मेरी पूरी बात सुनी और फिर कहा, शबाना यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हजारों लड़कियां इसी स्थिति में हैं, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। पहले अपनी माँ को अपने साथ रखो, अगर माँ तुम्हारे साथ है तो आधी लड़ाई जीत ली। नेहा दीदी की बातों से मुझ में हिम्मत आई। मैंने तय किया कि अब्बा को मनाने की कोशिश करूंगी। अगले कुछ दिनों में मैंने अब्बा से कई बार बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी और उनकी मदद करूंगी, इरफान की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी। पर अब्बा पर कोई असर नहीं हो रहा था। वे अपनी जिद पर अड़े थे। और तभी वो दिन आया जब मेरी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। चाचा चाची ने लड़के वालों को घर बुला लिया। शादी की तारीख भी तय कर दी गई, अगले महीने की 15 तारीख। मैं स्तब्ध थी। अब्बा ने मुझसे बिना पूछे सब तय कर लिया था। अम्मी भी असहाय थीं, वे कुछ नहीं कर पा रही थीं। मैंने फैसला किया कि अब चुप नहीं रहूंगी, मुझे अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। मुझे आज भी वो रात याद है। बारात से 4 दिन पहले की बात है। घर में मेहंदी की रस्म होनी थी, रिश्तेदार आने लगे थे, आंगन में सजावट हो रही थी। हर कोई खुश था सिवाय मेरे और अम्मी के। उस दिन शाम को जब सब लोग मेहंदी के गीत गा रहे थे, मैं चुपचाप अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी। हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए चाची ने मुझे कई बार बुलाया, पर मैं टस से मस नहीं हुई। मुझे अपने उस कमरे की दीवारों से भी घुटन हो रही थी जहाँ मैंने हजारों किताबें पढ़ी थी, सैकड़ों सपने देखे थे। अम्मी मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शबाना मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने अम्मी के हाथ कसकर पकड़ लिए और बोली, अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया, पर अब मुझे खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी। रात के 11 बज रहे थे। सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े, अपनी डिग्री, कुछ जरूरी कागजात और अपनी पसंदीदा किताबें रखी। पैसे बहुत नहीं थे मेरे पास, बस अम्मी ने चुपके से जो 5000 रुपए दिए थे वही थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने बुर्का पहना और चुपके से घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे से निकल गई। मुझे पता था कि इस वक्त यहाँ कोई नहीं आता। गली सुनसान थी। मैं तेज कदमों से मेन रोड की तरफ बढ़ने लगी। हर आहट पर लगता था कि कोई पकड़ लेगा। मेन रोड पर पहुंचकर मैंने राधिका को फोन किया। उसने ही मुझे एक सेफ हाउस का पता दिया था, जहां घरेलू हिंसा और जबरन शादी से भागी लड़कियों को रखा जाता था। राधिका की दीदी नेहा ने वहां मेरे रहने का इंतजाम कर दिया था। रात के अंधेरे में जब मैं उस जगह पहुंची तो लगा जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मन में एक आवाज आ रही थी, लौट चल, ये सब गलत है। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी, अगर अभी लौट गई तो जिंदगी भर पछताएगी। सेफ हाउस की मैनेजर सुमन जी थीं, लगभग 50 साल की एक महिला जो खुद भी कभी घरेलू हिंसा का शिकार हुई थीं। उन्होंने मेरा स्वागत किया और कहा, बेटा तुमने बहुत बहादुरी का काम किया, यहाँ तुम सुरक्षित हो। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरे फोन पर 50 से ज्यादा मिस कॉल थे। अब्बा, चाचा, भाई सबके फोन आए थे। सिर्फ एक मिस कॉल अम्मी का था। शायद वो समझ गई थी। दिन चढ़ने के साथ मुझे पता चला कि घर में कोहराम मच गया था। मेरी शादी रुक गई थी, बारात वापस भेज दी गई थी। अब्बा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी कि उनकी बेटी गुमशुदा है। मैं डर गई थी, अगर पुलिस मुझे ढूंढकर घर वापस ले गई तो मेरी जिंदगी और भी खराब हो जाएगी। सुमन जी ने मुझसे कहा, डरो मत,
हम तुम्हारी कानूनी मदद करेंगे। ये जो हो रहा है वो गलत नहीं है। किसी को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चाहे वो बेटी ही क्यों ना हो। नेहा दीदी अपनी संस्था की वकील को लेकर आईं। वकील साहिबा ने समझाया, शबाना तुम बालिग हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। अगले दिन पुलिस सेफ हाउस आई। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ क्योंकि मेरी जबरदस्ती शादी की जा रही थी। मैंने ये भी कहा कि मुझे अपने माता पिता से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं और पढ़ना चाहती हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बात सुनी और एक स्टेटमेंट लिखकर चले गए। उन्होंने मेरे घर वालों को सूचित कर दिया कि मैं सुरक्षित हूँ और अपनी मर्जी से रह रही हूँ। अब कोई मुझे जबरदस्ती वापस नहीं ले जा सकता था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली चुनौतियां तो अब आनी थी। एक हफ्ते बाद एक दिन अम्मी सेफ हाउस आईं। उनके साथ इरफान भी था। अम्मी को देखते ही मेरी आंखें भर आईं। वे कमजोर हो गई थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, शायद रात रात भर सोई नहीं थीं। अम्मी, मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, शबाना तूने ये क्या कर दिया? बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी। लोग क्या कहेंगे? अम्मी की आवाज में दर्द था पर गुस्सा नहीं था। अम्मी मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ। आपने ही तो कहा था कि तू मेरी उम्मीद है। इरफान ने कहा, आपा अब्बा बहुत गुस्सा हैं। वे कह रहे हैं कि अब ये हमारी बेटी नहीं है। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। अब्बा ने मुझे बेदखल कर दिया था। मैं अनाथ हो गई थी अपने ही घर में। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुझे समझती हूँ शबाना, पर रास्ता आसान नहीं होगा। तू अकेली है, अब संभल कर रहना। अम्मी ने अपने झोले से एक पोटली निकाली और मेरे हाथ में रख दी। ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च चलाना। मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं रो पड़ी। अम्मी, आपके गहने नहीं ले सकती। यह आपकी अमानत है। मेरी अमानत तू है। इन गहनों से ज्यादा कीमती मेरी बेटी है। पढ़ लिख कर कामयाब हो जा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गहना होगा। अम्मी और इरफान चले गए। मैं वहीं खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही। लग रहा था जैसे जिंदगी का एक अध्याय यहीं समाप्त हो गया। अब मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब क्या करूं? सेफ हाउस में रहना अब ज्यादा दिन ठीक नहीं था। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। नेहा दीदी ने एक सुझाव दिया, शबाना जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। वहाँ हॉस्टल की सुविधा भी है। तुम MA इंग्लिश में दाखिला ले सकती हो। जामिया, ये नाम सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात कि इसका हॉस्टल सुरक्षित था। अगले कुछ दिनों में मैंने एडमिशन के लिए अप्लाई किया। ग्रेजुएशन में अच्छे नंबरों की वजह से मुझे आसानी से एडमिशन मिल गया। अम्मी के गहने बेचकर मुझे 45,000 रुपए मिले। यही मेरी पूंजी थी फीस भरने और हॉस्टल के खर्च के लिए। जामिया का हॉस्टल मेरा नया घर बन गया। शुरू में बहुत अजीब लगता था। जिंदगी में पहली बार मैं अपने परिवार से पूरी तरह दूर थी। अपने कमरे में अकेली बैठी सोचती कि क्या सच में मैंने सही किया? क्या मुझे लौट जाना चाहिए? लेकिन जब क्लास में जाती, किताबें पढ़ती, तो लगता कि हाँ, यही मेरी दुनिया है। मेरी रूममेट थी फातिमा। कश्मीर से आई थी। हालात वहाँ के बहुत खराब थे, पर वो पढ़ाई करने आई थी। उससे दोस्ती हो गई। फातिमा बहुत मेहनती थी। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करती थी। उसे देखकर मुझे भी प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। पैसे की बहुत तंगी थी। हॉस्टल का खर्च, किताबें, खाना सब मिलाकर 45,000 बहुत जल्दी खत्म हो गए। मुझे कोई काम ढूंढना था। दिन में पढ़ाई और शाम को काम, यही मेरी जिंदगी बन गई। मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगी। छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती। 3,000 रुपए महीने मिलते थे। इतने में हॉस्टल का खर्च तो निकल जाता, पर बाकी चीजों के लिए बहुत मुश्किल होती। एक दिन फातिमा ने बताया कि लाइब्रेरी में असिस्टेंट की जरूरत है। मैंने वहाँ भी काम शुरू कर दिया। घंटे के हिसाब से 50 रुपए मिलते थे। किताबों को सही जगह पर रखना, स्टूडेंट्स को किताबें इश्यू करना, ये काम मुझे बहुत पसंद था। यहाँ मुझे ढेरों किताबें पढ़ने को मिलती थीं। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। नाम था करण। वो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था। लाइब्रेरी में अक्सर आता था। शुरू में तो किताबें लेने देने तक ही बात थी, पर धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन करण ने कहा, शबाना, मैंने तुम्हें कई बार देखा है। तुम हमेशा किताबों में खोई रहती हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। क्या बात है? पहले तो मैंने टाल दिया, पर करण बहुत अच्छा लगता था। उसकी बातों में एक अपनापन था। उसने मुझे बताया कि वो भी घर से दूर है
उसका परिवार लखनऊ में रहता है। पिता सेना में थे, अब रिटायर हो गए हैं। हम दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। करण मुझे समझता था, मेरे सपनों की कद्र करता था। वह कहता, शबाना, तुम्हारे अंदर कुछ अलग बात है। तुम बहुत बहादुर हो। अपनी जिंदगी के लिए लड़ना आसान नहीं होता और तुमने ये किया है। एक दिन मैंने करण को अपनी पूरी कहानी बता दी, घर से भागने की, शादी रुकवाने की, अब्बा द्वारा बेदखल किए जाने की। सब कुछ बता दिया। करण ने बहुत ध्यान से सुना और फिर बोला, शबाना, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया हर लड़की नहीं कर पाती। मेरी जिंदगी में एक नई उम्मीद जागी थी। पढ़ाई, काम और करण की दोस्ती, तीनों चीजों ने मेरी जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया था। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुझे पता चला कि चाचा और चाचा का लड़का मुझे ढूंढते हुए दिल्ली आ रहे हैं। मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने मेरे बारे में बता दिया था। अब्बा ने उन्हें भेजा था कि किसी भी तरह मुझे वापस लेकर आए। मेरे लिए ये खबर बिजली की तरह थी। सारी उम्मीदें एक बार फिर बिखर गईं। चाचा के दिल्ली आने की खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। मैं जानती थी कि वे मुझे जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो छुप जाऊं या फिर कानूनी मदद लूं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। नेहा दीदी और उनकी संस्था ने मेरी मदद की। वकील साहिबा ने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मुझे जबरदस्ती वापस न ले जाया जाए। कोर्ट ने मेरे पक्ष में आदेश दे दिया। अब कानूनी तौर पर कोई मुझे जबरदस्ती वापस नहीं ले जा सकता था, लेकिन इस घटना ने मुझे हिला दिया। मैं समझ गई कि सिर्फ भाग जाने से कुछ नहीं होता। लड़ाई लंबी है और इसे हर मोर्चे पे लड़ना होगा। मैंने करण को सब बताया। वो बोला, शबाना, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। करण के इन शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। एक दिन करण ने आकर बताया कि उसे दिल्ली के एक न्यूज चैनल में इंटर्नशिप मिल गई है। वो बहुत खुश था। मैंने भी उसकी खुशी में शामिल होने की कोशिश की, पर मन ही मन सोच रही थी कि अब शायद वो मुझसे दूर हो जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी। पर करण ऐसा नहीं था। वह रोज शाम को आता और अपने दिन भर के अनुभव सुनाता। एक दिन वो बोला, शबाना, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दुनिया को बताओ। क्यों ना हम इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं? मैं चौंक गई। डॉक्यूमेंट्री? लोग मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। लाखों लड़कियां हैं जो इसी तरह की दिक्कतों से गुजर रही हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें हिम्मत देगी। करण के इस आइडिया ने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। मैंने सोच लिया कि अपनी कहानी खुद बयान करूंगी। हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। करण ने अपने इंटर्नशिप के दौरान कैमरा और एडिटिंग का सामान मंगवाया। हमने जामिया के कैंपस में शूटिंग शुरू की। मैंने अपने सफर को विस्तार से बताया, अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने सपनों के बारे में बात की। डॉक्यूमेंट्री बनाने में 3 महीने लग गए। हमने इसका नाम रखा उड़ान, एक लड़की की कहानी। करण ने इसे यूट्यूब पर डाल दिया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये डॉक्यूमेंट्री इतनी वायरल हो जाएगी। 2 दिन में ही 1 लाख व्यूज आ गए। लोग कमेंट करने लगे। कई लड़कियों ने लिखा कि शबाना की कहानी ने उन्हें हिम्मत दी। अचानक मैं एक जाना पहचाना नाम बन गई। यूनिवर्सिटी में लोग मुझे पहचानने लगे। प्रोफेसर्स ने मुझे शाबाशी दी। मीडिया में भी मेरी कहानी छपने लगी। लेकिन इस सफलता का एक दूसरा पहलू भी था। मेरे घर वालों तक ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मैंने सबके सामने परिवार का नाम बताया है। चाचा ने तो धमकी भी दी कि मुझ पर केस करेंगे, पर उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं था। मैंने सच के सिवा कुछ नहीं कहा था। एक दिन इरफान का फोन आया। वो बोला, आपा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे भी कुछ कहना है। 2 दिन बाद इरफान जामिया के गेट पर खड़ा था। वो काफी बड़ा हो गया था, 18 साल का हो चुका था, लेकिन आंखों में एक उदासी थी। आपा, अब्बा मेरी शादी कर रहे हैं। इरफान ने सिर झुकाकर कहा, क्या? तू तो अभी बहुत छोटा है, पढ़ाई कर रहा है। मैं हैरान रह गई। वही तो समझ नहीं आ रहा। मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन अब्बा नहीं सुन रहे। कह रहे हैं कि बेटा है, घर बसाना चाहिए। आप जो हुआ उसके बाद वे और सख्त हो गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। एक तरफ मैं अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और दूसरी तरफ मेरे भाई को उसी जंजीर में बांधा जा रहा था। मैंने समझाया, इरफान, तू अभी शादी मत कर, तेरी उम्र नहीं है, पहले पढ़ाई पूरी कर। लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे, तो तुझे भी लड़ना होगा। देख, मैं तेरी मदद करूंगी। इरफान मेरे साथ सेफ हाउस में रहने लगा। उसने भी अब्बा के खिलाफ बगावत कर दी थी। अब्बा के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। पहले बेटी ने और अब बेटे ने भी उनकी बात नहीं मानी। अम्मी का फोन आया। वे रो रही थीं।
शबाना, पहले तू अब इरफान। मैं दोनों बच्चों से दूर हो गई हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अम्मी आप समझिए, इरफान अभी 18 का भी नहीं हुआ है। आप उसकी शादी करेंगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ने दीजिए। अम्मी ने फोन काट दिया। मैं समझ गई कि वे मुझसे नाराज हैं, पर मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। इरफान ने जामिया में एडमिशन ले लिया, BA इतिहास में। वो भी अब हॉस्टल में रहने लगा। मैं काम करके उसकी फीस और खर्च में मदद करती थी। इन्हीं दिनों करण की इंटर्नशिप खत्म हो गई। उसे जॉब मिल गई थी एक न्यूज चैनल में, 25,000 रुपए महीने की नौकरी। वह बहुत खुश था। मैं भी खुश थी उसकी सफलता पर। एक शाम करण ने मुझसे कहा, शबाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं सकते में आ गई। मुझे उम्मीद तो थी कि करण मुझे पसंद करता है, पर शादी की बात अचानक थी। करण, तुम जानते हो मेरी बैकग्राउंड क्या है? मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो। हमारे परिवार कभी राजी नहीं होंगे। शबाना, मैं परिवारों की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सवाल मेरे सामने था। करण से मुझे सच में प्यार था। उसने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी थी। लेकिन दो मजहबों के बीच शादी ये इतना आसान नहीं था, खासकर हमारे समाज में। करण, मुझे सोचने का समय दो। ये बड़ा फैसला है। ठीक है, जितना समय चाहिए लो, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले कई दिन मैंने इस बारे में सोचा। इरफान से बात की तो वो बोला, आपा, आपकी जिंदगी आपकी है। करण भाई अच्छे हैं। अगर आप खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। लेकिन मेरे मन में एक डर था। अम्मी अब्बा के बारे में सोचती तो लगता कि शायद ये सही नहीं होगा। दूसरी तरफ जब सोचती कि मैंने अपनी जिंदगी की हर लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकती। एक दिन मैंने करण से पूछा, तुम्हारे परिवार ने क्या कहा? करण ने बताया कि उसने अपनी माँ को फोन पर सब कुछ बता दिया है। उनकी माँ पहले तो हैरान हुई, पर बाद में राजी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा, अगर लड़की अच्छी है और तू खुश है तो हमें कोई ऐतराज नहीं। तो तुम्हारी माँ तैयार है। लेकिन मेरी अम्मी, मैं नहीं जानती कि वे क्या कहेंगी। शबाना, हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो, एक बार तुम्हारी माँ से मिलकर बात करते हैं। अगले हफ्ते हम दोनों पुरानी दिल्ली गए। मैं डर रही थी। लगभग 3 साल बाद अपनी गली में जा रही थी। सब कुछ वैसा ही था, वही तंग गलियां, वही बिरयानी की खुशबू। हमने पहले इरफान को भेजा ताकि अब्बा घर पे हैं या नहीं ये पता चले। इरफान ने बताया कि अब्बा दुकान पर हैं। हम घर पहुंचे तो अम्मी अकेली थीं। मुझे देखकर वे एकदम से रो पड़ी। शबाना, तू आ गई? अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे। जी अम्मी, आ गई, और अपने साथ एक इंसान को लाई हूँ। मैंने करण की तरफ इशारा किया। अम्मी, यह करण है, मेरा दोस्त है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया। शबाना, ये तू क्या कह रही है? ये तो हिंदू लड़का है। जी हिंदू है, लेकिन अच्छा इंसान है। मेरी इज्जत करता है, मेरे सपनों की कद्र करता है। अम्मी ने करण से पूछा, बेटा, तुम्हें मालूम है इसकी जिंदगी के बारे में, इसके मजहब के बारे में? करण ने बड़ी अदब से जवाब दिया, जी आंटी, मुझे सब पता है। मैं शबाना से बहुत प्यार करता हूँ। मजहब हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि इसे हमेशा खुश रखूंगा। अम्मी बहुत देर तक चुप रहीं। फिर बोली, शबाना, तेरे अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा? तू जानती है वे कभी राजी नहीं होंगे। अम्मी, मैं आपकी दुआ चाहती हूँ। अब्बा ने तो मुझे पहले ही बेदखल कर दिया है, लेकिन आप, मेरी आवाज भर्रा गई। अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तेरी माँ हूँ शबाना, तुझे खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। समाज, रिश्तेदार, सब तुझ पर थूकेंगे। मुझे परवाह नहीं अम्मी, मैंने समाज की परवाह करना छोड़ दिया है। अम्मी ने करण की तरफ देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे वालों को कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं आंटी, मेरी माँ को कोई ऐतराज नहीं। अम्मी ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जाओ, अपनी जिंदगी खुश रहो। वह पल मेरे लिए बहुत भावुक था। हम घर से निकल ही रहे थे कि अचानक अब्बा दरवाजे पर आ खड़े हुए। मुझे देखकर उनकी आंखों में गुस्सा था। अब्बा को सामने देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उनकी आंखों में आग थी। यहाँ कैसे आई तू, और ये लड़का कौन है? अब्बा की आवाज में सख्ती थी। अब्बा, यह करण है, शबाना का दोस्त। अम्मी ने जवाब देने की कोशिश की। चुप रहो तुम, अब्बा चिल्लाए। मैं इससे पूछ रहा हूँ, तू कौन है? करण ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ा और कहा, नमस्ते अंकल, मैं करण हूँ।
मैं शबाना से शादी करना चाहता हूँ। अब्बा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। शादी? एक हिंदू लड़के से? पहले ही हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी तूने, अब यह कर रही है। अब्बा, मैंने आपकी इज्जत खराब नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी। चुप कर, आज के बाद ये घर तेरे लिए बंद है। जा, जहाँ जाना है जा, लेकिन याद रख अब तू मेरी बेटी नहीं है। ये कहकर अब्बा ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। करण ने मुझे उठाया और गले से लगा लिया। शबाना, मैं हूं ना, हम साथ हैं। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह जब उठी तो एक नई ताकत महसूस कर रही थी। करण और मैंने अगले महीने कोर्ट मैरिज कर ली। बहुत छोटा सा समारोह था। शादी के बाद करण ने एक छोटा सा किराए का घर ले लिया। हमारी जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई। एक दिन करण ने कहा, शबाना, तुम्हारी एमए खत्म होने वाली है, इसके बाद क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ कि नेट की परीक्षा दूं, प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। अगले कुछ महीने मैंने बहुत मेहनत की, नेट की परीक्षा दी और पास कर ली। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता थी। पर इसी खुशी के बीच एक दिन इरफान का फोन आया। उसने बताया कि अम्मी बीमार हैं, काफी ज्यादा खराब हालत है। मैं तुरंत अस्पताल पहुंची। अम्मी बिस्तर पर लेटी थीं। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें लीवर की बीमारी है। अब्बा अस्पताल में नहीं थे। मैंने करण को फोन किया। उसने तुरंत कहा, शबाना, अम्मी का इलाज करवाओ, पैसे की चिंता मत करो। करण ने अपने पिता से भी मदद मांगी और वे तैयार हो गए। अम्मी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन जब मैं अस्पताल में अम्मी के पास बैठी थी तो अब्बा आ गए। उन्होंने मुझे देखा और फिर धीरे से बोले, शबाना, तूने बहुत कुछ किया, मैं गलत था। अब्बा के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं रो पड़ी। इतने सालों का दर्द उन शब्दों में बह गया। अब्बा ने मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया। अम्मी के ठीक होने के बाद अब्बा ने मोहल्ले में ऐलान कर दिया कि उनकी बेटी ने जो किया वो गलत नहीं था। इस बीच मेरी पीएचडी भी शुरू हो गई थी। टॉपिक था इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में मुस्लिम विमेन की रिप्रेजेंटेशन। मेरे गाइड प्रोफेसर शर्मा ने कहा, शबाना, तुम्हारा काम बहुत शानदार है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक किताब के रूप में पब्लिश करो। किताब का नाम रखा बियॉन्ड द वेल, स्टोरीज ऑफ करेज। किताब पब्लिश हुई और उसे बहुत सराहना मिली। एक दिन मुझे अपने पुराने कॉलेज से बुलावा आया मुख्य वक्ता के रूप में। उस दिन जब मैं स्टेज पर खड़ी थी तो मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। मैंने अपना भाषण शुरू किया। मैं शबाना हूँ, मैं ना तो कोई हीरो हूँ ना कोई बहुत बड़ी शख्सियत। मैं बस एक लड़की हूँ जिसने अपने सपनों के लिए लड़ना सीख लिया। भाषण के बाद ढेरों लड़कियां मेरे पास आईं। मुझे लगा जैसे मेरी लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं रह गई थी। उसी दौरान मेरी चचेरी बहन निगार मुझसे मिलने आई। उसने भी अपने शराबी पति को छोड़ दिया था। शबाना आपा, मुझे भी मदद चाहिए, मैं कोई काम करना चाहती हूँ। मैंने निगार को नेहा दीदी की संस्था से मिलवाया। धीरे धीरे मेरे पास ऐसी कई लड़कियां आने लगी। मैंने और करण ने मिलकर एक संस्था बनाई, उड़ान फाउंडेशन। करण ने अपने चैनल में इसकी स्टोरी चलाई। बहुत से लोग हमसे जुड़ने लगे। अम्मी अब्बा भी मेरे घर आए। अब्बा बोले, बेटी, हमें तुम पर गर्व है। जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। एक दिन क्लास के बाद एक लड़की आयशा मेरे पास आई। मैम, मैं भी लिखना चाहती हूँ पर घर वाले मना करते हैं। मैंने उसे समझाया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। उड़ान फाउंडेशन अब बहुत बड़ा हो गया था। हमने एक हॉस्टल भी खोल लिया था। एक दिन बिहार से 14 साल की रेशमा भागकर हमारे पास आई, जिसकी जबरन शादी की जा रही थी। मैंने उसे सहारा दिया। करण अब सीनियर प्रोड्यूसर बन गया था। उसने मुझ पर एक सीरीज बनाई, अनसंग हीरोज। करण और मैंने अपना परिवार बढ़ाने का सोचा। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। हमने उसका नाम रखा आशना। आशना का मतलब होता है जानने वाली। मैंने उसे गोद में लेकर कहा, बेटी, तुझे कभी अपने सपनों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। तेरी माँ ने वो लड़ाई पहले ही लड़ ली है। एक दिन मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्मान के लिए चुना गया। विज्ञान भवन में आयोजन था। मंच पर जब मेरा नाम पुकारा गया, मैंने कहा, ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये उस हर लड़की का है जिसने अपने सपनों के लिए लड़ने की हिम्मत की। उस रात जब मैं घर लौटी तो आशना जाग रही थी। मैंने उसे गोद में लिया और बोली, बेटी, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन याद रखना, उड़ान भरने के लिए पंख मायने नहीं रखते, हौसला मायने रखता है। और तुम्हारे पास वो हौसला है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आशना मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में मुझे अपना कल दिखाई दिया, एक ऐसा कल जहां हर लड़की खुलकर उड़ान भर सकेगी।